नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनायक त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम आपको नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी एक समझ विकसित हो चुकी होगी राष्ट्रीय आय के बारे में। जो तकनीकी जानकारियाँ हैं वो आपको मिल चुकी होंगी। हालांकि ये वीडियो हम बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी सारी जानकारियों को डालने में वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रीय आय। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि कुछ इसकी बेसिक जानकारियों के बारे में समझ लेते हैं। आप जानते होंगे जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ने जाते हैं, जानने जाते हैं, तो पहले उसकी बेसिक जानकारियों, सामान्य जानकारियों का, आधारभूत जानकारियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब आप इन जानकारियों को जान लेंगे तो आपको जो मेन टॉपिक है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो उसी क्रम में हम समझते हैं इसमें कि जो एक छोटा टॉपिक है इनकम, पहले हम समझेंगे कि इनकम क्या है। हिंदी में इसकी होती है आय। इसमें दोस्तों देखेंगे कि आप हर कोई कमाता है या फिर हर कोई कमाने की कोशिश करता है, तो उसकी कुछ न कुछ आय होती है। आय को हर आदमी जानता है, लेकिन उसको तकनीकी शब्दों में या फिर कागज़ पे या फिर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें आपको जानने की कोशिश करेंगे कि असली मतलब कि कहीं लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, आप देखेंगे 4 फैक्टर आपके पास हैं, 4 फैक्टर्स। इसमें क्या है, फर्स्ट है भूमि, फिर श्रम, फिर पूंजी, फिर उद्यम। उद्यम को दोस्तों इंटरप्रेन्योर कहते हैं, या फिर इंटरप्रेन्योरशिप होती है जो इसको करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि भूमि का आपको क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। श्रम का मजदूरी मिलेगी। पूंजी का क्या होगा, आपको ब्याज मिलेगा। उद्यम में क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से क्या होगी, कुछ न कुछ आय जनरेट होगी। जैसे आप देखेंगे कि कोई भूमि है, किराया है, कहीं फैक्ट्री लग रही है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, या फिर कुछ भी बन रहा है, तो कुछ न कुछ उसका पैसा आता है जब कोई आदमी परचेज करता है या फिर कोई किसी को अपनी भूमि देता है। उसी तरह से श्रम है, जैसे कोई आदमी काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, या फिर कोई भी काम कर रहा है, तो कुछ न कुछ उससे भी आय होती है। पूंजी, आप समझिए पूंजी क्या है। जैसे आदमी किसी के पास एक्सेस मनी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको वो किसी और को देता है, उससे वो कोई चीज़ जनरेट करता है, या फिर कोई किसी के बदले में देता है कि भाई ठीक है, तुम्हें इतना पैसे दे दो, हम जो लाभ होगा हम तुम्हें ब्याज देंगे, तुम्हें अब इस पैसे से मतलब नहीं है, तुम्हें पूंजी प्लस ब्याज मिल जाएगी तुम्हारी। तो अगले आदमी को भी ब्याज के साथ कुछ आय हो जाती है। उद्यम है, कोई आदमी उद्यम लगाता है, उद्यम लगाने में ऊपर की 3 चीज़ों को यूज करता है वो, तो उसको भी कुछ लाभ हानि ये सब होता है। मतलब आदमी उद्यम लगाता है तो लाभ की आशा से ही लगाता है। तो आप इनकम को समझिए, और इनकम में आप नॉर्मल जो जानते हैं उसको समझते रहिए, लेकिन हम आपको 4 फैक्ट बता दिए, ये ज़्यादा जानकारी के लिए ज़रूरी थे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है, राष्ट्रीय आय की गणना क्या है। हम आपको अपने पिछले वीडियो में जीडीपी के बारे में बता चुके हैं, और यहाँ राष्ट्रीय इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर आप जीडीपी वाले वीडियो को देखिए, वहाँ आप समझेंगे। वहाँ उसमें जीडीपी के वीडियो में, जीडीपी के टॉपिक में और नेशनल इनकम के टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा संबंध है, एक दूसरे से को रिलेटेड है। उसको आप देखेंगे तो इसको आपको समझने में केवल 10% एफर्ट लगाना पड़ेगा, 90% आप वहीं समझ चुके होंगे। तो इसमें देखेंगे कि जैसे हम आपको बताए थे कि जीडीपी क्या थी। जीडीपी केवल स्थान बेस्ड थी कि एक देश की सीमा के भीतर या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जो प्रोडक्शन होता था उसको हम जीडीपी में लेते थे। लेकिन आज हम नेशनल इनकम में क्या देखेंगे, नेशनल इनकम देखेंगे जो देश के निवासियों द्वारा मतलब जिनका हित इस देश में निहित है, मतलब वो पैसा कमाएंगे तो इस देश में यूज करेंगे, इस देश के हित में ले आएंगे। तो वो लोग जो पैसा कमाते हैं, चाहे वो देश में कमाएं चाहे विदेश में कमाएं, उसको हम राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं। आप इस अवधारणा को समझते रहिए, इस अवधारणा को हम आगे भी स्पष्ट करेंगे तो आप वहाँ से भी समझ जाएंगे। हालांकि आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुँचने सारे तकनीकी जानकारियों से जितनी ज़रूरी जानकारी हो अवगत हो चुके होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि नेशनल इनकम में किसको शामिल किया जाता है, कौन शामिल होता है, ये हम आपको बता दिए कि जो निवासी होते हैं, जिनका देश में हित होता है, वो शामिल होते हैं। चाहे वो देश से काम कर रहे हो, चाहे विदेश में काम कर रहे हो, अगर वो पैसा देश के लिए ला रहे हैं तो इसमें ऐड होते हैं। थर्ड नंबर पे देखेंगे दोस्तों कि मेथड्स क्या है इसको निकालने के। जैसे हम वहाँ बताए थे, आपको जीडीपी वाले वीडियो में बताए थे कि 3 मेथड हैं, आय, व्यय और उत्पादन। वही मेथड यहाँ भी यूज होंगे, लेकिन बस यहाँ फ़र्क क्या हो जाएगा कि वहाँ प्रोडक्शन केवल देश की टेरिटरी में होना चाहिए था, यहाँ प्रोडक्शन क्या है, कहीं भी हो वो देश के हित में आए या फिर अपने ही देश में आए तो उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे। यहाँ ये अंतर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम लिख देते हैं 3 मेथड्स के बारे में। इसमें आपको हम लिख देते हैं 3 मेथड्स क्या हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ मेथड्स, या हिंदी में इसको विधि कहेंगे,
विधियाँ, नेशनल इनकम निकालने की विधियाँ क्या हैं। तो इसमें आप देखेंगे आय विधि, व्यय विधि, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। ये 3 विधियां हैं जिसको आप समझ सकते हैं उत्पादन में। ये हम आपको जीडीपी वाले में भी बताए थे और यहाँ भी बता रहे हैं। बस आप तकनीकी अंतर समझिए कि वहाँ क्या था, वहाँ देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर होना चाहिए, देश की सीमा के भीतर होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है कि देश के जो हित हैं, जो निवासी हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो जिनका हित इस देश में निहित है, जिस देश के लिए वो काम कर रहे हैं, वो जो आय प्राप्त करते हैं उसको नेशनल इनकम लिया जाता है। हालांकि आप देखेंगे इन तीनों में जो निकाला जाता है वो लगभग सेम ही आता है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, इनको निकालने में कुछ गड़बड़ी होती है, कहीं कोई चीज़ छूट जाती है, कहीं कोई छूट जाती है। तो 2-3 चीज़ों को, इन 2 विधियों या फिर 3 विधियों को मिला के निकाला जाता है जिससे कहीं गड़बड़ी ना हो। आगे दोस्तों हम देखेंगे इसके फार्मूला के बारे में कि इसका फार्मूला क्या है। दोस्तों ये थोड़ी बहुत अंग्रेजी है, इसे आप घबराइए नहीं। फार्मूला आप जानते होंगे, आप हमेशा सुने होंगे फार्मूला ही। आजकल देखते होंगे बहुत सारे वर्ड हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं, वो इंग्लिश में समझना भी आसान होता है, तो आप ऐसे ही यूज करिए। फार्मूला हम देखेंगे कि नेशनल इनकम है, यहाँ पे हम नेशनल इनकम निकालने से हमें एक चीज़ निकलता है कि प्रति व्यक्ति आय, PCI, इसको कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम, या फिर अभी हम आपको नीचे बता देंगे। ये है राष्ट्रीय आय अपॉन टोटल, कुल जनसंख्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय निकालने का एक बेनिफिट ये भी है कि हम वहाँ की पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। पर कैपिटा इनकम निकालने से उस देश की ग्रोथ के बारे में पता चलता है कि अच्छा इस देश की इनकम कितनी आ रही है, या फिर इस देश कितना आगे जा रहा है, गरीबी है कि अमीरी है, या फिर जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय निकालने का एक बेनिफिट आपको यहाँ भी दिख सकता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि आप 5th नंबर डाल देते हैं, मूल्यह्रास, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। अब देखेंगे दोस्तों डिप्रिसिएशन क्या है। हम आपको चाहते तो जीडीपी वाले वीडियो में भी ये चीज़ बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप बताएंगे तो आप उसको भी समझ जाएंगे और इसको भी समझ जाएंगे। आप हमारे अगर पिछले वीडियो को नहीं देखें तो जाके पहले उसको देखें, तो आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगे और बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। मूल्यह्रास दोस्तों क्या है कि जैसे कोई कंपनी लग रही है या फिर कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए कि भवन हो गया, मशीन लगाई जा रही है, कुछ औजार हथियार, मतलब जो भी चीज़ें उसमें यूज होती हैं किसी कंपनी को चलाने के लिए, वो उसमें क्या है कि टाइम टू टाइम उनकी कीमत कम हो जाती है या फिर वो ख़राब हो जाती है, उनकी बदलनी पड़ती है। तो क्या है उसमें भी कुछ न कुछ पैसा लगता है उनको बराबर बनाए रखने के लिए। आप देखते होंगे आपके घर में जितने जैसे जो सामान रहते हैं वो ख़राब होते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपको उनको बदलना पड़ता है, रिपेयरिंग करवाना पड़ता है। तो वही चीज़ मूल्यह्रास है। तो आपको रिपेयरिंग करवाने में, कोई न कोई सामान बदलने में ख़राब हो जाता है या फिर नया ले आने में, इनमें क्या लगता है, पैसा लगता है। उसी को हम यहाँ मूल्यह्रास कहते हैं। तो मूल्यह्रास को दोस्तों जब हम निकालेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, तो मूल्यह्रास को घटा देंगे, क्योंकि ये पैसा तो हमारा लग गया, हमें इनकम नहीं हुई बल्कि हमने पैसा कुछ दे दिया। तो इसको हम घटा के देखेंगे, आगे हम आपको फार्मूला बताएंगे, आप वहाँ सही समझ जाएंगे। अभी हम आपको केवल इंट्रो दिए इसका। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये 5th नंबर था, आते हैं हम 6th नंबर पे। यहाँ हम देखेंगे कि आप बहुत बार सुने होंगे कि सकल और शुद्ध, एक इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रास और हिंदी में सॉरी ग्रास नेट, इसको कहते हैं सकल और इसको कहते हैं शुद्ध। तो अब क्या देखेंगे यहाँ पे, बहुत बार दोस्तों शुद्ध बोलने में लोगों को ये रहता है कि हाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, नॉर्मली आप समझ सकते हैं। अब यहीं पे आप देखेंगे दोस्तों, इसको निकालने में ये मूल्यह्रास का बहुत बड़ा योगदान है कि मूल्यह्रास, और इसका हम इसीलिए आपको पहले मूल्यह्रास बता दिए क्योंकि तभी आप सकल और शुद्ध के बारे में समझ सकेंगे। जो सकल है मतलब ग्रास में क्या है कि अगर आप डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, मतलब मूल्यह्रास घटा देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट। तो ये फार्मूला आप एकदम याद करके रखिए। अब यहाँ पे आपको हम बता देंगे अभी कुछ तकनीकी जानकारियाँ। अब देखिए, जैसे कि ये ग्रास, डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, हिंदी में लिख देते हैं इसको सकल, मूल्यह्रास और शुद्ध। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे जीडीपी में, जीएनपी में
इन सब चीज़ों पे आप ग्रॉस नेट बढ़ाते जाइए। जैसे जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर उसमें डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें अगर मूल्यह्रास घटा देंगे तो नेट नेशनल इनकम आ जाएगी। तो इस तरह से आप कई सारे फार्मूले को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसको पीडीएफ में दे देंगे आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम इसकी पीडीएफ वहाँ पर डाल देंगे, तो ये जितने फार्मूले जनरेट होंगे इसको हम वहाँ पर रख देंगे, तो आप वहाँ से जाकर सीधा नोट्स बना सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे ग्रॉस नेट और डिप्रिसिएशन का कितना अच्छा रोल है और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैसे आप इन चीज़ों से कितने सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये हमारा 6 नंबर टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं अपने 7th नंबर टॉपिक पे। इसमें हम क्या देखेंगे, जो हम अभी आपको फार्मूले के बारे में बताया कि इससे कुछ फार्मूले जनरेट होंगे, तो आप यहाँ पे अपने फार्मूले को लिख लीजिएगा। जितने फार्मूले, से 3-4 फार्मूले जनरेट होते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बढ़ते हैं 8th नंबर पे। 8th नंबर पे हम क्या देखेंगे कि कुछ बदलाव हुए नेशनल इनकम। जैसे कि हम जीडीपी में भी बताए थे कौन कैलकुलेट करता है, बेस ईयर क्या है या फिर बेस इफेक्ट क्या है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो जाके वीडियो देख लीजिए, तो आपको बेस ईयर और बेस इफेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यही चीज़ है। अब देखेंगे दोस्तों, पहले कि इसका मतलब कि जो बेस ईयर था वो कुछ और था। हम लिख देते हैं इसको बेस ईयर। अब क्या है बेस ईयर, लेटेस्ट में 2011-12, ये 2015 में चेंज किया गया था। तो इसका ये बेस ईयर, और निकालता कौन है, बेस ईयर सर्वे कौन करता है या फिर कैलकुलेट कौन करता है, तो जहाँ जिससे आपको हम कल बताए थे वही कार्यालय यहाँ भी काम करता है। इसमें आप देखेंगे, लिख के हम आपको बता देते हैं ये चीज़। आप देखेंगे कि कौन कैलकुलेट करता है, ये है एनएसओ। ये भी आपको बताया था कि मॉस्पी एक मंत्रालय है अपने देश का, उसके तहत ये कार्यालय काम करता है। इसके बाद हम आते हैं 9th नंबर पे। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, किन चीज़ों को नेशनल इनकम में हम शामिल करते हैं और किन चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं। तो शामिल करने वाली चीज़ों में आप समझ सकते हैं, इसको हम बता देते हैं। कुछ चीज़ों को लिख देंगे, कुछ चीज़ों को अगर आप कहेंगे तो हम पीडीएफ में डाल देंगे, और कुछ चीज़ों का हमारे इस वीडियो को देखते हुए वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। पहले हम आपको बता देते हैं ऐसे ऊपर राष्ट्रीय आय की जो हम गणना करते हैं दोस्तों, उसमें हम सबसे पहले अंतिम वस्तुएं और उत्पादों को शामिल करते हैं। ये नहीं करते कि जो चीज़ें बन रही हैं पहले मीडिएटरी के रूप में यूज हुई, फिर उसी को हम आगे पूरा यूज करने में तो लगा दिए, तो ऐसा नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ बनाने में कई सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल बन रही है, तो मोबाइल में क्या होता है, उसका मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, कीबोर्ड होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनको हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे अगर ये चीज़ें नहीं यूज हुई हैं। अगर मोबाइल बन के कंप्लीट तैयार हो गया तो हम फाइनल प्रोडक्ट जो मोबाइल है उसको कैलकुलेट करेंगे, ना कि इनको चीज़ों को भी कैलकुलेट करेंगे फिर मोबाइल को भी कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है। अंतिम वस्तुएं और उत्पादों को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए 2nd नंबर पर देखेंगे आप, जैसे हम बताया कि मध्यवर्ती वस्तुओं को तभी यूज़ किया जाता है जो अप्रयुक्त रह जाती हैं, एक तरह से कहते हैं जब उनका यूज नहीं होता। जैसे कि स्टॉक, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल ही बनाना है, तो मोबाइल में क्या है, बहुत सारे कीबोर्ड बनाए जाते हैं, बहुत सारे मदरबोर्ड बनाए जाते हैं। तो कुछ तो मोबाइल बनकर फाइनल तैयार हो जाती हैं, कुछ उस वर्ष में नहीं बन पाती हैं। हालांकि यहाँ पे निश्चित वर्ष की बात बहुत जरूरी है। जैसे हम जीडीपी में बताए थे, जीडीपी की अवधारणा और यहाँ की अवधारणा लगभग सेम है, थोड़े बहुत अंतर है। यहाँ पे भी क्या होता है, कैलकुलेट जब किया जाता है तो एक निश्चित अवधि में कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है, जो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन किए जाते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। जो ब्रोकर्स कमीशन लेते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सैनिक और सुरक्षा के चीज़ों में व्यय किया जाता है उनको शामिल किया जाता है। कंपनी जो लाभांश लेती है, कंपनियाँ जो लाभांश देती हैं उसको भी शामिल किया जाता है। विदेशी पर्यटक जो भारत में घूमने आते हैं उसको शामिल किया जाता है। तो इन चीज़ों में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनको शामिल किया जाता है। बाकी चीज़ों को हम अपने पीडीएफ में डाल देंगे, वहाँ से आप समझ सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को लिख लीजिए। अगर हम इन चीज़ों को लिखने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो हम वीडियो छोटा करने के लिए आप थोड़ी सी आप भी मेहनत करिए, थोड़ी सी हम मेहनत कर रहे हैं तो सही रहेगा। तो आगे हम देखते हैं कि शामिल कौन सी चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं। शामिल चीज़ों को देख लिए, अब देखते हैं कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। शामिल नहीं चीज़ों में देखो दोस्तों, हम समझेंगे कि जो पुरानी वस्तुएं हैं या फिर किसी दूसरे पिछले वित्तीय वर्ष में जनरेट हुई हैं उनको हम इस वर्ष में नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि उनको हम पिछले वर्ष में ऐड कर लिए थे नेशनल इनकम में। दूसरा है दोस्तों कि जो हम विदेशों से उपहार प्राप्त करते हैं उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तीसरा है कि अगर कोई फर्म है, अगर वो अपना स्टॉक या फिर कीमतों में वृद्धि करता है तो उसको भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। कोई लॉटरी में कोई इनाम जीत रहा है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। कोई लोग भविष्य निधि में
जो लोग नौकरी करते हैं भविष्य निधि के बारे में जानते होंगे, या फिर आपको भी एक दिन नौकरी करना है तो आप भी इसके बारे में जानते रहिए। भविष्य निधि में जो कर्मचारी स्वयं अपना कुछ न कुछ पैसा उसमें जमा करते हैं, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, ये हम आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने PDF में दे देंगे, तो आप समझ सकते हैं किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। अब दोस्तों ये हमारा 9वां नंबर था। तो यहाँ हम देखेंगे कि आप एक ओवरव्यू इस चीज़ का समझ चुके होंगे, क्या है नेशनल इनकम, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कौन कैलकुलेट करता है, इसका बेस ईयर क्या है। शुरू से हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम समझे कि नेशनल इनकम क्या है। सबसे पहले इस वीडियो में हम समझे कि इनकम क्या है, फिर ये समझे कि कौन नेशनल इनकम में शामिल हो सकता है। अब दोस्तों नेशनल इनकम में क्या है, कई तरह की इनकम होती है, जैसे कि पर्सनल इनकम होती है, या फिर आप जो इनकम होती है उसको व्यय योग्य आय है कि आप खर्चा कर सकते हैं। भाई पूरा पेमेंट आपको खर्चा करने के लिए मिलता नहीं, कुछ उसमें टैक्स कट जाएगा, कुछ कहीं कट जाएगा। तो व्यय योग्य आय अलग है और पर्सनल जो आय है वो अलग है। ये सब आप जानते ही होंगे, जो पैसे आते हैं समझते ही होंगे। दूसरे नंबर पर हम देखें कि कौन शामिल होता है इसमें। अब कौन भी दोस्तों आपको बता ही दिए, GDP वाली अवधारणा यहाँ भी है कि वहाँ स्थान बेस्ड था, लेकिन यहाँ देश के हित में जो निवासी काम करते हैं उनके उस पर बेस्ड है। मेथड बता दिए कौन कौन सी विधियों से इसको निकाला जाता है। फार्मूला बता दिए पर कैपिटा इनकम। मूल्य ह्रास आपको समझा दिए, ग्रॉस नेट क्या है ये समझा दिए। बेस ईयर बता दिए आपको इस चीज़ के बारे में हम। उसके बाद हम बता दिए कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं शामिल होती हैं। तो इस तरह से आप हमारे पिछले वीडियो और GDP के बारे में और इस नेशनल इनकम के वीडियो को देख के आप एक समझ विकसित कर सकते हैं कि क्या देश में चल रहा है, कैसे देश में चल रहा है, क्या आय हो रही है, क्या देश की व्यय हो रही है, कितना हम खर्चा कर रहे हैं, कितना चीज़ों से उधार ले रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपको एक बेसिक जानकारी और दे देते हैं, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इसकी नेशनल इनकम की अवधारणा की शुरुआत कब हुई। इसकी अवधारणा की शुरुआत हुई दोस्तों 1948-49 में। एक समिति बनाई गई, PC महालनोबिस, इसको हम लिख देते हैं PC महालनोबिस। ये एक अर्थशास्त्री थे हमारे देश के, इनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। तो उस समय जो हमारे देश की नेशनल इनकम थी, जब इनकी रिपोर्ट आई तो 8,650 रुपये की देश की पूरी टोटल आय थी, और प्रति व्यक्ति जो आय निकाली गई थी वो 246 रुपये थी। 246 रुपये कुछ पैसे थी। देखेंगे कितना कम इनकम थी उस समय अपने देश की, और आज तो देश की इनकम लगभग लाखों के आसपास पहुंच रही है कि पर कैपिटा इनकम। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास लाख रुपए है, ये एक औसत है कि पूरे देश का जो बहुत बड़े अमीर हैं, अरबपति खरबपति हैं, या फिर जो हम कम पैसा कमाते हैं, इन सब का मिला के एक औसत निकाला जाता है। तो औसत लगभग इतना आता है। तो दोस्तों ये तकनीकी जानकारी थी जो हम आपको बता दिए। थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको समझा दिए हम कि कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई इसकी। तो वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, वीडियो को यहीं रखेंगे। अब हम समझ रहे हैं कि आप राष्ट्रीय आय के बारे में अवधारणा विकसित कर चुके होंगे। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक छूट गए हैं या फिर कुछ गलती हो गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई चीज़ या GDP से रिलेटेड कोई चीज़, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके बारे में हम वीडियो बना देंगे और विस्तार से चीज़ों को समझा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल को आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम जैसे ही नए वीडियो, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो डालते रहें, करंट टॉपिक वीडियो डालते रहें, तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिलती रहे और उसको सबसे पहले उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।